नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो आज दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। चार धाम यात्रा का न्योता देंगे सीएम धामी और साथ ही शहरी विकास, जल शक्ति पर केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी हो सकती है बातचीत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि आज दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसी के साथ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी सीएम धामी करेंगे। इतना ही नहीं, चारधाम यात्रा का न्योता भी सीएम धामी इस दौरान देंगे और साथ ही शहरी विकास, पर्यावरण प्रस्तावों पर भी बात करेंगे। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर भी कर सकते हैं बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी सीएम धामी करेंगे। इसके अलावा चारधाम यात्रा का न्योता भी सीएम पुष्कर सिंह धामी देंगे। शहरी विकास, पर्यावरण प्रस्तावों पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार पर भी आज चर्चा कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा, ऐसे में तमाम पहलू उसके निकाले जा रहे हैं। एक तरफ तो चारधाम यात्रा के लिए न्योता देंगे, दूसरी तरफ क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है, देखना होगा क्या इस बार जब मिलेंगे क्या कुछ पहलू निकलकर सामने आता है। बिल्कुल पंकज, निश्चित तौर पर यह बात आपने सही कही है कि मुख्यमंत्री जब आज अपने दिल्ली दौरे पर होंगे तो कई केंद्रीय मंत्रियों से जब उनकी मुलाकात होगी तो क्या कुछ निकल कर के सामने आता है। जिन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री आज केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखेंगे, उसके बाद उत्तराखंड के लिए क्या कुछ बड़ी सौगात मुख्यमंत्री लेकर के आते हैं, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और आज कई केंद्रीय मंत्रियों से जब उनकी मुलाकात होगी तो कई विभिन्न जो विभाग हैं उनको लेकर के चर्चा की जाएगी, जिसमें कि माना यह जा रहा है कि शहरी विकास का मुद्दा हो सकता है। इसी के साथ साथ जल शक्ति, पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित प्रस्ताव जो है मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री के सामने रख सकते हैं। अब अगर देखिए पंकज, सबसे पहले हम इसमें शहरी विकास को लेकर के बात करें तो शहरी विकास में उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ राजधानी देहरादून की ही बात करता हूं तो देहरादून में कई मार्गों के चौड़ीकरण को लेकर के चर्चाएं लगातार तेज हैं, क्योंकि देखिए राजधानी में अगर बात की जाए तो यातायात व्यवस्थाओं को लेकर के एक बड़ा चैलेंज जरूर रहता है। काफी ज्यादा जाम जैसी समस्याएं यहाँ देखने को मिलती हैं और कहीं ऐसे रूट है, कोई ऐसे हाईवे है जो कि अन्य जो जिले हैं उनको जोड़ता है और वहां लेकिन चौड़ीकरण ना होने की वजह से कई तरीके की यातायात संबंधित परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो माना जा रहा है कि इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के सामने रखा जा सकता है। अब दूसरा प्रस्ताव की अगर बात करें जल शक्ति को लेकर के, तो प्रदेश भर में जिस तरीके से जल आपूर्ति इस समय पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है, चाहे फिर वो मैदानी इलाकों की बात हो या फिर पहाड़ी इलाकों के जो दुर्गम इलाके हैं वहां की अगर बात कर ली जाए तो इससे संबंधित भी प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के सामने रखा जा सकता है। इन सब के बीच एक खबर निकल करके सामने ये भी आ रही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन पंकज, मैं यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के यह बात कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए हिंदी खबर ने भी जब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यह सवाल किया है कि आखिर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का जो इंतजार है वो कब खत्म होगा, तो मुख्यमंत्री ने भी ये बयान दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अभी ऐसी हाल फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सभी को इसकी जानकारी दी जाएगी, बल्कि पूर्व में आमंत्रित भी किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने भी ये स्पष्ट किया है, क्लियर किया है। लेकिन जिस तरीके से हमारे सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा हो सकती है, इन सब बातों के बीच में मैं ये कहूंगा कि जब जब मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा रहा है तो मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज जरूर हुई हैं और आज भी कुछ इसी तरीके की अटकलें निकलती हुई सामने जरूर आ रही है। लेकिन इन सब के बाद में ये कहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि तमाम विभागों से संबंधित जिन जिन केंद्रीय मंत्रियों की आज मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, उन सब के बीच मुख्यमंत्री उत्तराखंड के विकास के लिए, यानी कि राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने संकल्प को 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का धामी सरकार का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए, राज्य के विकास के लिए क्या बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री दिल्ली से लेकर के आते हैं। बिल्कुल अशोक, आप नजर बनाए रखिए, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर पहलगाम हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है। पहलगाम हमले के विरोध में आज काशीपुर पूरे तरीके से बंद, बाजार, स्कूल, कॉलेज, ट्रांसपोर्ट सब कुछ यहां पर बंद है और कई संगठनों ने बंद का समर्थन भी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि पहलगाम हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है। कुल मिलाकर अगर काशीपुर की हम बात करें तो यहां पर
बंद का आह्वान किया गया और सीधे तौर पर कहा है कि देखिए जिस तरीके से हमला हुआ है उसको लेकर पूरा विरोध यहां पर किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय में पाकिस्तान उससे सीख ले और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम न दे। हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अशोक, काशीपुर में अगर बात करें, कुल मिलाकर हमने देखा है कि देश से अलग अलग तस्वीरें, उत्तराखंड से भी हमने अलग अलग तस्वीरें देखी, जबकि कई जगहों पर बंद का आह्वान किया गया। सीधे तौर पर कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ है बेहद ही निंदनीय है, लेकिन ऐसे में मांग की जा रही है कार्रवाई करने की और आज तो पूरे तरीके से काशीपुर बंद है। देखिए पंकज, इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई करने की मांग तो की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो वहां के जो आतंकवादी हैं उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाए। लगातार देखिए जिस तरीके से 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से पूरे देश भर में आक्रोश है। जगह जगह पर पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंक करके विरोध प्रकट किया जा रहा है, तो कहीं पर कैंडल मार्च निकाल करके जो मृतक है उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसी के चलते आज काशीपुर का जो बाजार है वो पूरी तरीके से बंद का आह्वान किया गया है। कल देर शाम वैश्य जो महासभा है उसके अध्यक्ष के परिस्थान पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाती है। उसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष के साथ साथ तमाम जो अन्य संगठन हैं वो भी मौजूद, उनके जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं और ये निर्णय लिया जाता है कि 28 अप्रैल के दिन यानी कि आज के दिन काशीपुर का पूरा बाजार के साथ साथ स्कूल, कॉलेजेस और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट सर्विस हैं और यहां तक कि फाइनेंस ऑफिस हैं वो भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। और जनता से भी अपील की गई है कि पूरी तरीके से इसको बंद कर करके अपना विरोध प्रकट करे और अपना समर्थन करे। और कुछ इस तरीके की तस्वीरें अभी तक निकल करके सामने भी जरूर आई हैं। सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि जहां एक और काशीपुर में इस तरीके की तस्वीरें आज निकल करके सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ देखने को मिला है कि धामी सरकार ने भी दो महत्वपूर्ण निर्णय इसी से संबंधित लिए हैं। पहला, जो चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसमें कि करीब 21.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है, उसमें पाकिस्तान से 77 लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा चुका है। जो बॉर्डर सीमा है उसको सील कर दी गया है, वो रास्ता बंद कर दिया गया है। दूसरा, मुख्यमंत्री की ओर से डीजीपी को ये निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड में जहां जहां पर भी पाकिस्तानी जो लोग रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और जल्द से जल्द उनके मुल्क, उनके देश वापस उनको भेजने का काम किया जाए। ये दो महत्वपूर्ण काम जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से अभी तक किए जा चुके हैं। लेकिन देखना यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी काशीपुर में बंद होने का आह्वान हुआ है। काशीपुर आज पूरी तरीके से बंद रहेगा। आने वाले समय पर उत्तराखंड में और किस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। दूसरा, जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनको आखिर कब इंसाफ मिलेगा। उनके जो पहले खुशियां जो उनके घरों में, परिवारों में थी, जो अब मातम में बदल गई है, आज वो ये सवाल पूछ रहे हैं कब तक उनके आंसुओं का हिसाब होगा। ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी सरकार की जो अशोक, ऐसे में देखिए आज काशीपुर बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर पहलगाम अटैक को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और ऐसे में देखिए इसी के चलते रुड़की में भी 26 लोगों की मौत पर पूर्व सैनिकों और समाज सेवियों ने कैंडल मार्च निकाला और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि एक के बदले 10 सिर चाहिए। पाकिस्तानी आतंकवादी को जल्द से जल्द मार गिराना चाहिए। जैसे ही आपने देखा होगा, जो कश्मीर का पहलगाम क्षेत्र है उसमें एक बहुत ही खराब आतंकवादी दुर्घटना हुई है और उसमें हमारे धर्म पूज का 28 जो हमारे हिंदू टूरिस्ट थे उनकी हत्या की गई है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही गुस्से का आलम जिससे जो है देश में बना है। और हम इसी के विरोध में उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आज, जो कि रेलवे स्टेशन से और जो टैंक चौक हमारा वहाँ तक जाएगा। और इस अवसर पर आपने देखा होगा देश में और समाज में बहुत ज़्यादा रोष है और हम मोदी जी से मांग करते हैं, पुरजोर मांग करते हैं कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसका जो अस्तित्व है और उसका नामो निशान। कश्मीर में पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं पे जो आतंकवाद ने हमला किया है और हमारे 28 हिंदू जो शहीद हुए हैं और हमारा देश इस वक्त बहुत दुख में डूबा हुआ है और उनके परिवार वाले इतने दुख में डूबे हुए हैं कि हम उनका दुख दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके दुख में शामिल हुए हैं और इसलिए आज हम सब मिलके कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और
ये कहना चाहते हैं कि जितने भी आतंकवाद है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से हम सबकी एक विनती है, एक प्रार्थना है कि वो इस आतंकवाद को ख़त्म करें, उसे जड़ से उखाड़ फेंकें। उधर हरिद्वार के भगत सिंह चौक मार्ग पर भी पाकिस्तान के झंडे के पोस्टर यहां पर लगे और साथ ही मौके पर पहुंचकर हरिद्वार पुलिस ने पोस्टर को सड़कों से यहां पर हटाया है। सीओ ज्वालापुर अविनाश वर्मा ने कहा कि किस उद्देश्य से पोस्टर को लगाया गया था, इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। हाँ, ये भगत सिंह चौक के आसपास में ना कुछ दूसरे देशों के पोस्टर लगाए गए थे। वो शायद प्रथम दृष्टया देखने पे ऐसा लग रहा है कि लोगों को कुछ आक्रोश था या विरोध के प्रदर्शन स्वरूप लगाए गए थे। तो उन झंडों को और पोस्टर जो थे उनको हटा दिया गया है और उनके किस के द्वारा लगाए गए थे और किस उद्देश्य से लगाए गए थे, इसकी जाँच की जा रही है, फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों का आक्रोश हो, जो अभी हाल की घटनाएं हुई थी उसके सापेक्ष लोगों के अंदर जो गुस्सा था उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये पोस्टर लगाए गए थे। बाकी हम जांच करके आगे कार्रवाई करेंगे। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कश्मीरी लोगों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहलगाम हमले के विरोध में कश्मीरी लोगों के प्रदर्शन को फर्जीवाड़ा करार देकर सुमित हृदयेश ने कहा कि अगर कश्मीरी सचमुच आतंकवादियों को विरोध कर रहे थे उनका, तो फिर उन्होंने कैंडल मार्च में भारत का झंडा क्यों नहीं दिखाया। और साथ ही सुमित हृदयेश ने ये अपने बयान में ये भी कहा है और इसको लेकर कांग्रेस जो है वो असहज है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस विधायक के स्टैंड का स्वागत किया है। हल्द्वानी विधायक का कश्मीरियों पर निशाना, पहलगाम हमले पर कैंडल मार्च फर्जीवाड़ा। एमएलए बोले भारतीय झंडा कब उठाएंगे कश्मीरी। कांग्रेस विधायक का अभिनंदन कर रही बीजेपी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में गम और गुस्से का माहौल है। उत्तराखंड में भी पहलगाम हमले के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने पहलगाम हमले को लेकर कश्मीरी लोगों पर सवाल खड़े कर नई बहस छेड़ दी है। पहलगाम हमले के विरोध में कश्मीरी लोगों के प्रदर्शन को फर्जीवाड़ा करार देकर सुमित हृदयेश ने कहा है कि अगर कश्मीरी सचमुच आतंकवादियों का विरोध कर रहे थे तो फिर उनके कैंडल मार्च में भारत का झंडा क्यों नहीं दिखाई दिया। सुमित हृदयेश ने कहा कि जिस तरह नाम पूछकर कश्मीर में लोगों को मारा गया, उससे साफ है कि कश्मीर का मुद्दा अब निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है और वो इस मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके भी प्रधानमंत्री हैं। वहीं सुमित हृदयेश के रुख का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि सभी लोगों को कांग्रेस विधायक की तरह ही इस मामले में केंद्र और पीएम के साथ खड़े होना चाहिए। उन कश्मीरी लोगों को समझना पड़ेगा, मेरे को उनको संदेश देना है। कैंडल मार्च निकालने से नहीं बात होती है। इंसानियत और कश्मीरियत मत समझाओ, हिंदुस्तानी बनो। या तो हिंदुस्तान के साथ हो या नहीं हो, साफ बोलो। बहुत हो गई सहानुभूति, क्योंकि हम लोग उतने कठोर लोग नहीं हैं। तो क्या कश्मीरी लोग को ये बात समझ में नहीं आती है? रोजी रोटी हमारी वजह से चल रही है। केरल से लेके उत्तर भारत से लेके पूर्व से लेके पश्चिम से लेके जो पर्यटक जाते हैं उनसे रोजी रोटी चल रही है, इसलिए कैंडल लाइट निकाल रहे हो। हिंदुस्तान का झंडा कब उठाओगे? अब भारत का झंडा जो उठाएगा और हिंदुस्तान की जो बात करेगा वो असली हिंदुस्तानी है। ये सब फर्जीवाड़ा है। सुमित जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि संकट की घड़ी में उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ दिया है और कांग्रेस पार्टी ने भी, जो राष्ट्रीय लीडर हैं उन्होंने भी समय सर्वदलीय बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने की बात कही है। ये बहुत बड़ी बात है और संकट के समय ऐसी स्थिति में जब कोई दुश्मन हमारे ऊपर वार कर रहा हो तो सबको साथ देना चाहिए। सबसे पहले देश है, फिर हम हैं। तो इसलिए देश की रक्षा के लिए हम सबको एकता के तहत हमको काम करना चाहिए। मैं सुमित जी का अभिनंदन करता हूँ। बीजेपी और कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गाहे बगाहे कांग्रेस नेता सुरक्षा चूक की बात उठाकर केंद्र पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन हमले में 2 कश्मीरी आतंकियों के शामिल होने के बावजूद कश्मीरी लोगों पर ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी कुछ बोल रही है।
ऐसे में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का इस हमले को लेकर सीधे तौर पर कश्मीरी लोगों पर निशाना साधने से कांग्रेस तो असहज है ही, इससे बीजेपी के नेताओं को भी कुछ बोलते नहीं बन रहा है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा में पंजीकरण की जानकारी दी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और साथ ही यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए पाकिस्तान से 77 लोगों के ने जिस तरीके से पंजीकरण कराया है, सतपाल महाराज का कहना है कि कोई भी पाकिस्तान का नागरिक यात्रा नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 21 लाख पार हो चुका है। मतलब आप मान रहे कि स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गाड़ी को वहां तक ले जाए, तो हमने दो उसके तरीके ढूंढे। जो पाकिस्तान के नागरिक होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे, ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। इनकी संख्या क्या होगी? ये 77 के करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाए। तो वहीं चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार में पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गई है। चारधाम यात्रा की योजना बना रहे तीर्थयात्री आज से ऑफलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। पंजीकरण कराने के लिए 20 काउंटर तैनात किए गए हैं। पहले दिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर 1000 स्लॉट आवंटित किए गए हैं और 60% पंजीकरण ऑनलाइन के माध्यम से किए गए हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 40% पंजीकरण ऑफलाइन करने की व्यवस्था की है। कभी किया नहीं है, पहली बार जा रहा हूँ, तो उत्साह तो रहेगा ही। पंजीकरण हो गया? पंजीकरण अभी ऑफलाइन करवाया है, हो गया है, परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाके पता चलेगा कि क्या है। कब यात्रा शुरू करेंगे? ये 29 को ही जाएंगे। 30 तारीख को मेरा यमुनोत्री का दर्शन है। यहाँ पे बहुत बढ़िया है, आयोजन भी बहुत बढ़िया है। जो पंजीकरण का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है और हमको चारधाम यात्रा में जाना है 29 डेट को, तो अभी उत्साह बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमको बहुत चारधाम यात्रा बहुत व्यवस्थित हो जाए। ऋषिकुल मैदान में पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गई है और इसमें 20 काउंटर हमने बनाया है। 20 काउंटरों में 3 काउंटर हमारे 3 काउंटर इस प्रकार के हैं। विकलांग के लिए पृथक से बनाया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए बनाया और विदेशी पर्यटकों के लिए बनाया गया। आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ विदेशी पर्यटकों में नेपाल के करीबन 25 लोग आए हैं और उनका पंजीकरण किया जा रहा है। अन्य काउंटरों पे भी जो है पंजीकरण की कार्रवाई गतिमान है, जो कि स्मूथली चल रहा है। और चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर चारधाम यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित संचालन के लिए पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी सरिता डोभाल के नेतृत्व में उत्तरकाशी पुलिस ने श्रद्धालुओं की सहायता के लिए एक नई पहल की है। पुलिस ने नए QR कोड तैयार किया है, जिसे स्कैन करने पर श्रद्धालुओं को गंगोत्री और यमुनोत्री रूट से यहां पर जो पड़ावों की जानकारी के साथ साथ आपको बता दें कि पार्किंग, होटल, पेट्रोल पंप, ATM, पर्यटक स्थल की भी पूरी जानकारी इस QR कोड से आपको मिलेगी। तो वहीं चारधाम यात्रा के दौरान यातायात दबाव और साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा रूट पर पुलिस बाइक से गश्त करती हुई भी नजर आएगी। जिलाधिकारी उत्तरकाशी के सौजन्य से उत्तरकाशी पुलिस को 10 मोटरसाइकिल प्राप्त हुई हैं, जो कि गंगोत्री और साथ ही यमुनोत्री धाम मार्ग के दुर्घटना प्रभावी और साथ ही संक्रेप जो मार्ग हैं उन पर लगातार गश्त करेगी। और ये जो मोटरसाइकिलें हैं उनको लेकर जिलाधिकारी उत्तरकाशी और साथ ही पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के द्वारा रिबन काट कर इन्हें रवाना किया गया। तो वहीं लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने अवैध मजारों पर हो रही धामी सरकार की कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने मजारों पर बोलते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। विधायक ने कहा है कि उत्तराखंड में जितनी भी अवैध मजारे और शिक्षण संस्थानें हैं वो कांग्रेस के समय में बने हैं। कांग्रेस का पाप आज उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है, जिसे धामी सरकार खत्म कर रही है और ये काबिल तारीफ है। अच्छा, आप जो डिबेट हुई थी वहाँ स्पष्ट मानना है कि ये जितनी भी अवैध मजारें बनी हैं
या अवैध शिक्षण संस्थान बने हैं, और मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी कांग्रेस की सरपरस्ती में बनी, और कांग्रेस के पाप का आज की तारीख में हमारी पूरी उत्तराखंड को भोगना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से इस पाप को समाप्त करने का काम धामी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। बहुत सराहनीय है, बहुत स्वागत है। उधर फेसबुक में दून अस्पताल में मजार ध्वस्त करने पर नेहरू कॉलोनी निवासी एक युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे पकड़कर लोगों ने पीट दिया। वहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आरोपी को दून पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल एक यूजर ने दून अस्पताल में अवैध मजार के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का वीडियो और फोटो डाला था। तभी साहिल खान नाम के युवक ने उसमें अभद्र कमेंट किया और साथ ही धार्मिक भावनाओं को आहत किया। आरोपी युवक ने पहलगांव में हुई घटना के संबंध में भी आपत्तिजनक कमेंट किया। और अब खबर विकासनगर से है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे संविधान बचाओ अभियान के तहत 30 अप्रैल को एक विशाल जनसभा का आयोजन होगा। और आपको बता दें कि जिसको सफल बनाने के लिए चक्राता विधायक प्रीतम सिंह चौहान ने विकासनगर में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में प्रीतम सिंह ने राज्य की डबल इंजन सरकार को आम जनमानस विरोधी बताया और कहा कि राज्य और केंद्र सरकार संविधान के विपरीत काम कर रही है। चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि अहमदाबाद में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिनके तहत 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक देश के सभी राज्यों में कांग्रेस द्वारा जनसभा और रैली की जाएगी। अहमदाबाद के अंदर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित हुए। उन प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व ने 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है पूरे देश के अंदर कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि वो प्रत्येक राज्य के अंदर जनसभा और रैली निकालने का काम करें। उसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य के अंदर 30 अप्रैल को जो है एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। और जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान की विपरीत आचरण करने का काम कर रहे हैं, संविधान को पैरों तले कुचलने का काम कर रहे हैं, उसके विरोध में हम ये जनसभा करने जा रहे हैं। और अब खबर टिहरी से है, जहां पर ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना युवाओं के जीवन में खुशी के रंग भर रही है। साथ ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी वरदान के रूप में साबित हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को अलग अलग तरह के प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी यहां पर बनाया जा रहा है। युवाओं को कौशल के आधार पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर प्रबंधक समीक्षा रौतेला ने कहा कि आवेदनों के आधार पर युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और साथ ही लड़कियों के लिए ब्यूटी थेरेपिस्ट और फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स इसमें शामिल है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।